हेलो स्टूडेंट। तो देखिएगा बेटा, हम NTA IIT JEE मेंस के पेपर सीरीज का सॉल्यूशन कर रहे थे। उसके अंदर आज हम इस वीडियो लेक्चर में पेपर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दें बेटा, आप वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखें, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूँगा और उसमें यह भी बताऊँगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या क्या मतलब मेथड्स आपको पता होना चाहिए या क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा, इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज। आपको ये 4 ऑप्शन है, इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर आपको बताना है। तो पहले तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूं। जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस m प्लस i माइनस m और माइनस i होती है। अर्थात सबसे ज़्यादा मोर बेसिक प्लस m, फिर प्लस i होगा, उसके बाद माइनस i होगा और सबसे लीस्ट माइनस m होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर लोन पेयर लोकेलाइज है तो ऐसी कंडीशन पर उसकी लोन पेयर डोनर टेंडेंसी मोर होगी और ऐसी कंडीशन पर वो आपके मोर बेसिक होगा। और अगर लोन पेयर डी लोकेलाइज है तो इसका मतलब उसकी लोन पेयर डोनर टेंडेंसी लेस होगी और ऐसी कंडीशन पर वो आपका लेस बेसिक होगा। अब ध्यान दें कि एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन में से ये भी फिक्स है कि एक एलिफेटिक जो अमाइन होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा एरोमेटिक अमाइन से मोर होती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एलिफेटिक अमाइन में लोन पेयर जो होता है वो लोकेलाइज होता है, जबकि एरोमेटिक वाले में लोन पेयर जो होता है वो डी लोकेलाइज होता है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि RnH2 की बेसिक स्ट्रेंथ ArNH2 अर्थात एनिलीन से मोर होगी। अब एनिलीन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। ये मैंने एनिलीन बना दिया और इस पर यहाँ पर मैंने EDG ग्रुप लगा दिया। ये अगेन एनिलीन है और अगेन ये एनिलीन है और इस पर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगा दिया। ये अब देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप इसका माइनस है, माइनस i है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसका प्लस i और प्लस m है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस रिंग के ऊपर मतलब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और इनका काम है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन लेना। जब इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन नाइट्रोजन, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन नाइट्रोजन। इसलिए ये तो क्या हो जाएगा? मोर डोनर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लेस डोनर हो जाएगा। अब बताओ, अगर ये मोर डोनर है तो क्या होगा? मोर बेसिक होगा, और अगर ये लेस डोनर है तो ये क्या होगा? लेस बेसिक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप वाले की बेसिक स्ट्रेंथ EDG ग्रुप वाले की बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल वाले से मोर होती है और एरोमेटिक की बेसिक स्ट्रेंथ के कंपेयर में एलिफेटिक की मोर होती है। तो इसका मतलब अगर मैं जनरल ऑर्डर देखूं तो सबसे पहले क्या आएगा? एलिफेटिक अमाइन, फिर एनिलीन जिस पर EDG ग्रुप लगा हुआ है, फिर स्टैंडर्ड एनिलीन और फिर वो एनिलीन जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगा हुआ है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन में एलिफेटिक अमाइन की सबसे मोर है, बट आप जरा देखो यहाँ OCH3 का प्लस m है या NO2 का माइनस m है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल की प्रेजेंस में बेसिक स्ट्रेंथ मोर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये आपका रॉन्ग हो गया। नंबर 2 में देखो आप, एलिफेटिक अमाइन है, बिल्कुल राइट। और आप यहाँ देखो OCH3 है, इसका प्लस m है, इसका माइनस m है और माइनस m की बेसिक स्ट्रेंथ कभी भी प्लस m से नहीं हो सकती, ये भी रॉन्ग है। अब सी में देखो, सी में यहाँ पर NO2 है, इसका माइनस m है, OCH3 का यहाँ प्लस m है और ये एलिफेटिक अमाइन है। तो देखो, एरोमेटिक के कंपेयर में एलिफेटिक का मोर है, ये भी राइट है। और OCH3 प्लस m है और NO2 माइनस m है, तो इसकी बेसिक मतलब प्लस m वाले की बेसिक स्ट्रेंथ इससे मोर भी है। तो इसका मतलब आपका सी आंसर राइट होगा। डी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि डी में तो एलिफेटिक अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे लीस्ट बता रखा है, जो कि रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या होगा बेटा? सी। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एलिन्स इज, ये एलिन्स का लुईस स्ट्रक्चर बना रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली गिव आंसर फॉर ऑल 3 पार्ट्स। आपको इसके अंदर 3 पार्ट्स दे रखे हैं और इन 3 पार्ट्स का करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला पार्ट क्या है, इज द मॉलिक्यूल प्लेन, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेन है। सेकंड बी, ये फर्स्ट हो गया। बी है कि डज 1,3-डाइक्लोरोप्रोपाडाइन 1,3-डाइक्लोरोप्रोपाडाइन सो जीआई, क्या वो जीआई करेगा ये वाला। और सी, इज द मॉलिक्यूल 1,3-डाइपोलर प्रोपाडाइन पोलर, आपको बताना है कि 1,3-डाइक्लोरोप्रोपाडाइन है वो पोलर है या नहीं। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये ऑप्शन दे रखे, इनको आपको मैच करके आंसर बताना है। तो सबसे पहले तो मैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो देखिएगा सी, सी और सी। अब आप देखिएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको मैं फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड कार्बन रिप्रेजेंट करता हूँ। फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है, तो मैंने इसका ये ऑर्बिटल यूज किया है, ये ऑर्बिटल, और इनके बीच में ये पाई बॉन्डिंग है, इसको मैंने पी वाई ऑर्बिटल मान लिया। अब आप देखो आपके 2 और सी के बीच में भी एक पाई बॉन्ड है, इनके बीच में भी एक पाई बॉन्ड है। इसका मतलब इस 2 नंबर के कार्बन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 2 नंबर के कार्बन का वाई ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग में यूज हो चुका है, तो अगेन वाई ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड में इंक्लूड नहीं होगा। तो इसके लिए इसका जो नेक्स्ट ऑर्बिटल यूज करेंगे वो ये होगा। तो अगर इसका ये पी जेड है तो यहाँ पर C3 नंबर के कार्बन पर भी जो ऑर्बिटल आएगा वो ये वाला होगा, जिसके अंदर यहाँ पर पाई बॉन्ड हो जाएगा, इस तरह से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड बन गया। तो ये वाला पाई बॉन्ड है वो कौन सा है, पाई पी वाई है, और ये वाला पाई आपका पी जेड है। अब आप देखिएगा ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, ये दोनों क्या एक ही प्लेन में है, नहीं, ये दोनों डिफरेंट प्लेन में है। कहने का मतलब ये सिस्टम C1 C2 अगर बोर्ड के प्लेन पर है तो ये वाला सिस्टम बोर्ड के आउट ऑफ साइड में है। अगर ये आउट ऑफ साइड में है तो ये आपके बोर्ड के ऊपर वाले प्लेन में है। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि जैसे मान लीजिएगा ये पूरा सिस्टम मैंने बोर्ड के प्लेन पे लिया है, तो यहाँ पर जो भी ग्रुप होगा वो आपका आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। तो अब आप देखो इसमें टोटल कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 एटम है, बट इन 7 में से 5 एटम सेम प्लेन में है। ध्यान रखना इसमें टोटल 5 एटम सेम प्लेन में है। जैसे सपोज दैट ये 5 मैंने ले लिए, 1 2 3 4 5, ये 5 सेम प्लेन में है, तो ये 2 आउट ऑफ प्लेन में चले जाएंगे। रही बात हाइब्रिडाइजेशन की, अगर मैं इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो आप देखिएगा ये वाला sp में है, ये sp2 है और ये भी sp2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर पूरे एटम एक ही प्लेन में नहीं है, डिफरेंट प्लेन में है, तो ये मॉलिक्यूल आपका प्लेनर नहीं, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। और आपको पता है कि जो सिस्टम नॉन प्लेनर होते हैं उनमें कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। जो आपके नॉन प्लेनर सिस्टम होते हैं उनमें कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, तो इस सिस्टम में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगी। और आपको पता है कि जो सिस्टम नॉन प्लेनर होते हैं वो हमेशा पोलर होते हैं, क्योंकि नॉन पोलर तो होते हैं जो प्लेनर होते हैं। अगर आपका कोई सिस्टम प्लेनर है तो वो नॉन पोलर होगा, बट ये सिस्टम नॉन प्लेनर है। अगर नॉन प्लेनर है तो कौन सा सिस्टम होगा बेटा, पोलर सिस्टम होगा। तो बताओ फर्स्ट क्या था, इज द मॉलिक्यूल प्लेन, नहीं ये मॉलिक्यूल प्लेन नहीं है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। डज 1,3-डाइक्लोरोप्रोपाडाइन सो जीआई, नहीं, क्योंकि ये नॉन प्लेनर होने की वजह से जीआई नहीं करेगा, अगर ये प्लेनर होता तो जीआई करता। इज द मॉलिक्यूल 1,3-डाइक्लोरोप्रोपाडाइन पोलर, हाँ आपका ये नॉन पोलर है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। और वैसे भी मैं बता दूं कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ओड होंगे
तो ही जीआई होगी। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन होंगे तो वहाँ पर जीआई नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ओड पाई बॉन्ड होते हैं तो ऐसी कंडीशन पर आपका जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? प्लेनर होता है। क्या होता है वो? प्लेनर। और जब इवन होते हैं तब वो क्या होता है? नॉन प्लेनर। इसलिए जीआई नहीं करता। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट है नॉन प्लेनर, नो जीआई और पोलर। तो इसका फर्स्ट आंसर राइट है। बाकी आंसर इसके सारे रॉन्ग है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल ऑफ गिवन कंपाउंड। आपको ये कंपाउंड गिवन है 1 2 3 4 5 अर्थात 3 क्लोरोपेंटेन। आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है। तो ये भी आपका sp3 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 है। इसमें कोई भी एटम आपका sp2 नहीं है, कोई भी sp2 नहीं है। और sp2 नहीं है तो ये आपका प्लेनर नहीं है। इसलिए प्लेनर नहीं है तो इसका मतलब मैं ऐसे बोलूँगा कि इसमें अगर sp2 कोई भी नहीं है तो आपका मोलिकुलर जो प्लेन है वो पॉसिबल नहीं है। तो बताओ इसमें फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? तो आप इस मोलिकुल को यहाँ से ऐसे काट दीजिएगा, इसके अंदर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ये दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन और क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएगा? हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एसिड्स इज। ये एसिड्स आपको गिवन है, इनका करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। फर्स्ट आपका एसिटिक एसिड है, ये ऑक्जेलिक एसिड है और ये मेलोनसक्सेनिक एसिड है। अर्थात फर्स्ट वाला है मोनो एसिड, मोनो ये है आपका डाई बेसिक एसिड और ये भी है आपका डाई बेसिक एसिड। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो ध्यान रखना डाई बेसिक एसिड जो होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ मोनो बेसिक एसिड से हमेशा मोर होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डाई बेसिक एसिड है उसमें 1 COOH ग्रुप शो -I इफेक्ट ऑन अनदर। अर्थात एक COOH ग्रुप का दूसरे COOH ग्रुप पर क्या होता है? -I इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो देखो इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो फर्स्ट में CH3 C डबल बॉन्ड O- आ गया, यहाँ पर मिथाइल है तो बेटा मिथाइल का तो +I लगेगा। सेकेंड आपके पास ऑक्जेलिक एसिड है तो देखो ये ऑक्जेलिक एसिड में बना रहा हूँ और ऑक्जेलिक एसिड में तो देखो जैसे इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा? हाईली स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है और हाईली स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होने की वजह से मोर एसिडिक भी होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक COOH का इस वाले पर इसका क्या हो रहा है? -I इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। थर्ड वाले में देखो, थर्ड में भी यही सिचुएशन है, ये यहाँ पर है C और COOH है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बनेगी बट इस COOH का इसके ऊपर -I इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। इस वजह से ये भी क्या होगा? आपका स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I होता है। अर्थात सबसे ज़्यादा -M फिर -I उसके बाद +I और सबसे लीस्ट कौन सा होता है? +M वाला होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो कौन सा होगा? सेकेंड। तो सबसे हाईली एसिडिक है सेकेंड, फिर है थर्ड और सबसे लीस्ट में कौन है? फर्स्ट। तो बताओ इसके लिए कौन सा आंसर राइट है? तो इसके लिए आपका सेकेंड ऑप्शन राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड एसिडिक हाइड्रेशन विल नॉट गिव द सेम प्रोडक्ट इन केस ऑफ। अर्थात ये आपके एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और उसके अंदर भी एडिशन ऑफ वाटर है। तो हम यहाँ एडिशन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आपके MKW एंड एंटी MKW
अर्थात मार्कोनियोफ और एंटी मार्कोनियोफ रूल का फॉलो होता है। और मार्कोनियोफ और एंटी मार्कोनियोफ रूल भी ओनली फॉर कहाँ अप्लाई होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर इसको हम अप्लाई करते हैं। तो जहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी वहाँ इसको हम अप्लाई करेंगे। अब सुने, इन दोनों के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं। एसिडिक हाइड्रेशन के अंदर हम H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ अर्थात डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं, जबकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम बोरेन इन प्रेजेंस ऑफ THF और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम को यूज करते हैं। इसके अंदर MKW रूल अप्लाई होता है, इसके अंदर हमें एंटी MKW अप्लाई होता है। अर्थात यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मोर क्राउडेड पे अटैक करेगा, जबकि यहाँ लेस क्राउडेड पर अटैक करेगा। यहाँ पर इंटरमीडिएट कैटाइन है, यहाँ कैटाइन नहीं होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, बट यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि किसके अंदर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो आप देखो, फोर्थ वाली सिमेट्रिकल है, रॉन्ग। सेकंड वाली सिमेट्रिकल है, रॉन्ग। बी सिमेट्रिकल है, रॉन्ग। कौन सा आंसर होगा इसका? फर्स्ट। अब फर्स्ट आंसर में देखो आप, फर्स्ट आंसर में अगर हम देखते हैं तो ये मोर क्राउडेड है। तो अकॉर्डिंग टू एसिडिक हाइड्रेशन की अगर मैं बात करूँगा तो आपका अल्कोहल इस वाले कार्बन पर लगेगा, अर्थात OH ग्रुप जो है वो मिथाइल वाले कार्बन पर होगा। और अगर हम बात करें HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की तो एंटी मार्को नहीं लगेगा, लेस क्राउडेड पे लगेगा। तो लेस क्राउडेड का मतलब यहाँ मिथाइल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? OH होगा। और ध्यान दें, ये एक आपका सिनेडिशन है, इसके अंदर दोनों हाइड्रोजन और OH एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट IUPAC नेम फॉर। आपको इसका करेक्ट IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो ये आ गई। अब आप देखो, इसके अंदर OCA3 मिथॉक्सी है, और आपको पता है एस्टर हमेशा सब्स्टिट्यूटेंट होता है। NH2 भी लगा हुआ है, NH2 यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूटेंट नहीं, फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। तो इस NH2 को लोअर नंबर ऑब्टेन होना चाहिए। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो बताओ 2 पर कौन है? मिथॉक्सी। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, और NH2 के लिए क्या लगेगा? अमाइन। तो बताओ IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2 इथॉक्सी। पहला भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है, तीसरा भी रॉन्ग है। इसका डी आंसर राइट है, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन 2 अमाइन। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जो कि इंटीजर का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द गिवन रिएक्शन। आपको बताना है इन रिएक्शन में से कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, A B C D E F में से। तो सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। ये X यहाँ पर लीविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसको रिप्लेस करेगा, और यहाँ पर RNU हो जाएगा और X माइनस हो जाएगा। ध्यान दें, न्यूक्लियोफाइल जो है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ, अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल की बेसिक स्ट्रेंथ X से मोर होनी चाहिए, और अगर एसिडिक नेचर की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, अर्थात लिविंग ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफाइल से मोर होनी चाहिए। अब कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को ही देखकर डिसाइड कर सकते हैं। और हमें पता है कि NSR इज द मेन कैरेक्टर ऑफ एल्किल हैलाइड एल्कोहल ईथर, ये इनका मेन कैरेक्टर है, जिसके अंदर हम एल्कोहल में अगर बात करें तो PCl3, PCl5, HX, SOCl2 ये यूज करते हैं। और अगर ईथर में बात करें तो ईथर के अंदर भी हम जनरली HX को यूज करते हैं। हाँ, हैलाइड्स में डिफरेंट हम न्यूक्लियोफाइल्स यूज करते हैं, जैसे KCN है, एक्वस NaOH है, हाइड्रोलाइसिस है, अमोनिया है, एल्कोक्साइड आयन है, ये यूज करते हैं। तो बताओ फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो अल्कोहल के साथ PCl NSR का पार्ट है, और यहाँ पर आपका देखो ये अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ SN2।
एल्कोहलिक KOH, ध्यान दे बेटा, एल्कोहलिक KOH आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन, क्योंकि हैलाइड जो होते हैं, अभी मैंने कहा था ना कि हैलाइड में NSR होती है, बट जो हैलाइड होते हैं उनमें NSR के साथ साथ में एलिमिनेशन प्रोसेस भी होता है और अल्कोहल में भी एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, और अल्कोहल के एलिमिनेशन को तो हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। थर्ड HBr, एल्किन पर HBr, तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, जहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्कोनियोव ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन है, तो यहाँ से ये बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पर आपके पास ये एल्किन बन जाएगी, तो यहाँ पर तो एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट राइट है, बी रोंग है, सी रोंग है। डी में देखो आप, वही OH आ गया और OH पे HCl और ZnCl2, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट, और ये भी आपका NSR है, और हैलाइड 1 डिग्री है तो ये भी SN2 का पार्ट है, तो डी आंसर आपका राइट है। ई भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है बेटा, बट एक दिक्कत है कि यहाँ पर ये किसके ऊपर है, ब्रिज हेड के ऊपर है, ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर है, और ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर है, तो जब यहाँ से आपके इंटरमीडिएट कैटायन का फॉर्मेशन होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर NSR पॉसिबल नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऐप की बात करूँ तो कंसंट्रेटेड H2SO4 170 पर, तो ध्यान रखना कंसंट्रेटेड H2SO4 अल्कोहल के साथ में NSR भी करता है और एलिमिनेशन भी करता है। अगर टेम्परेचर हाई है तो आपका एलिमिनेशन होगा, और अगर टेम्परेचर लो है तो सब्स्टिट्यूशन होगा। लो टेम्परेचर से मतलब है 130 से 140 पर, जहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होता है। हाई टेम्परेचर से मतलब है 160 से 170, और जहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये डिहाइड्रेशन है, जो कि आपका एलिमिनेशन का पोर्शन है, NSR का पोर्शन नहीं है, तो ये भी आपका आंसर रॉन्ग है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1 2, तो इसको हम आंसर में लिखेंगे 2.00। इसी के साथ आपका ये NTA IIT JEE मेंस पेपर नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।